Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने विश्व की झीलें, पल्लव और चोल डायनेस्टी और साइंस में एक टॉपिक फ्यूल फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग फिर ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं और आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट, चाहे सिविल सर्विसेज से लेकर, चाहे स्टेट सर्विसेज से लेकर या एसएससी के लेवल या अन्य स्टेट सर्विसेज में ओशन करंट से लेकर एक क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। अक्सर एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि कैलिफोर्निया धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है, करंट है या गर्म करंट, या फिर किसी धारा को नाम से कौन से महासागर की धारा है। धारा या करंट मीन्स एक स्ट्रीम है, पानी का एक प्रवाह है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को देखते हैं। ओशन करेंट्स क्यों जन्म लेती हैं, क्या इसके पीछे कारण है। देखिए, महासागरीय धाराएं वास्तव में क्या है, पानी, मास ऑफ वाटर है, पानी का एक ऐसा हिस्सा है जो बड़े बड़े ओशंस में, महासागरों में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर ड्रिफ्ट करता है या प्रवाहित होता है। देखिए, कुछ हम लोग पहले टेक्निकल टर्म है, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्ज़ाम में 3 शब्द हमारे सामने होंगे। ड्रिफ्ट, जिसको हिंदी में हम लोग प्रवाह कहते हैं। दूसरा शब्द होगा करंट, तीसरा स्ट्रीम। तो ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। करंट को हम लोग धारा कहते हैं और स्ट्रीम को बड़ी धारा या विशाल धारा। विशाल धारा, तो 3 चीज़ें, 3 शब्द हम लोग पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें सबसे स्लो कौन, किसकी स्पीड सबसे कम होती है और किसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। तो ड्रिफ्ट क्या है, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, गति, चाल की बात करें कि कौन सी ओशन करंट या ड्रिफ्ट करंट स्ट्रीम में सबसे फास्ट कौन चलता है, तो स्ट्रीम करंट जैसे नदियाँ बहती हैं उस तरह से चलता है, लेकिन ड्रिफ्ट बहुत स्लो, हवा के फ्लो से ही पानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है और इन दोनों का मॉडरेट रूप क्या होता है, हमारा करंट। तो हमने कहा ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, ये 3 शब्द हमारे सामने आएंगे बार बार। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती हैं, क्यों ये धाराएं बनती हैं महासागरों में। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले जानते हैं वो कारण कौन से हैं महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण। फैक्टर्स बिहाइंड द इंड्यूस्ड ऑफ ओशन करंट्स। तो वो कौन से कारण है जिसके कारण ओशन करंट्स हमारी उत्पन्न होती हैं। तो ओशन करंट उत्पन्न होती हैं बहुत तापमान, जल के तापमान में अंतर के कारण, पानी के घनत्व डेंसिटी में अंतर के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण, विंड्स के डायरेक्शंस के कारण। और ऐसा नहीं कि कोई एक कारण इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन सभी कारण मिलके इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं ओशन करंट्स के। तो पहला रीज़न हम लोग देखते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग हिंदी में पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन या रोटेशन का मतलब जब कोई अर्थ है हमारी क्या गई, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इधर से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर पृथ्वी अपने पॉइंट पर, अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह घूम रही है। हम सभी जानते हैं ये इस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो हम लोगों ने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फोर्स है, एक सर्कुलर, एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण हमारा कोई सर्कुलर मोशन संभव हो पाता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा सर्कल के केंद्र की ओर होता है। ठीक है।
अब देखिए पृथ्वी भी क्या है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो जब चारों तरफ से बहुत तेज़ी से घूम रही है तो उसमें समुद्र हैं, तो समुद्र का पानी भी घूम रहा है इसके साथ साथ। तो हमें एक चीज़ और मालूम है कि कोई भी चीज़ जब अब सर्कुलर पाथ पे घूमती है, राउंड कर रही है, तो उसके विपरीत एक अपोजिट फोर्स उत्पन्न होता है, और उस अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल मीन्स पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है और सारा पानी भी किधर से चक्कर लगा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन अपकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो सेंटर से बाहर की तरफ हमें महसूस होता है। एक ये फॉल्स फोर्स है, मीन्स झूठा बल है, लेकिन हमें महसूस होता है। इस बल के कारण थोड़ा सा पानी अपने मेन डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन की ओर वापस लौटता प्रतीत होता है। मीन्स मुख्य पानी किधर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व, लेकिन कुछ पानी किधर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब पानी वापस लौटता है तो इसी लौटते हुए पानी को हम लोग क्या कह देते हैं, ओशन करंट्स। और पृथ्वी के बीच में जो धारा होती है, लाइन है, डिवाइडिंग लाइन है हमारे, उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर। तो लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं हम विषुवत रेखा। तो धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के किस केंद्र से होती है, किस जगह से होती है, तो हमें क्या बताना है, विषुवत रेखा से। और विषुवत रेखा पर होती है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि धाराओं की उत्पत्ति तो विषुवत रेखा पर हो रही है, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में होती। इसलिए हम क्या कहते हैं, एंटी इक्वेटोरियल करंट। हिंदी में प्रति विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली प्रति विषुवतीय धारा कैसी होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी। अब धाराएं दो ही प्रकार के हो सकते होती है, गर्म होती है या फिर ठंडी होती है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना, इक्वेटर पे क्या होगा, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, तो धारा कैसी होगी, हमेशा गर्म होगी, वार्म होगी या गर्म होगी, ठीक है। तो अब वो किसी भी ओशन में हो, अगर उसके साथ एंटी इक्वेटोरियल करंट का नाम दिया है, इंडियन ओशन में हो, पैसिफिक ओशन में हो, अटलांटिक ओशन में हो, तो हमेशा धाराएं कहाँ से हो रही हैं, इक्वेटर से उत्पन्न होने का। तो आपसे कहाँ से शुरू होती है, तो इक्वेटर से। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी पे कि यहाँ जो नॉर्थ पोल है और हमारा इधर साउथ पोल है, और ये बहुत ठंडे हैं। ये कैसे हैं, ठंडे हैं, कोल्ड है। और ये क्षेत्र कैसे हैं, गर्म है। हम लोग आगे देखेंगे जब टेम्परेचर डिफरेंस इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे ठंडे। तो जो भी धाराएं पोल से या ध्रुवीय क्षेत्रों से, ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ चलेगी तो कैसी होगी, हमेशा ठंडी होगी, ठंडी धारा होगी। लेकिन कोई धारा अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इक्वेटर से पोल्स की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी, तो वो कैसी होगी, गर्म। वो धारा कैसी होगी, गर्म। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं कैसी होती हैं, किस नेचर की होती हैं, तो हम क्या बताएंगे, गर्म। पोल से इक्वेटर की तरफ चलने वाली धाराएं कैसी होती हैं, करंट्स कैसी होती हैं, ठंडी हमेशा। देखिए दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, अब देखिए यही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन शब्द कैसे बदल देता है। यहाँ पर हमें क्या मालूम है, थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा कितनी, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, और पोल्स कितना है, 90 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से। क्वेश्चन क्या पूछा एग्जाम में, इसको हम क्या कहते हैं, लो लैटिट्यूड, और ये हाई लैटिट्यूड।
ठीक है। लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड मीन्स निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, हिंदी में और उच्च अक्षांश। तो आपसे क्वेश्चन क्या गया, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं, कैसी होंगी वो, गर्म या ठंडी। तो निम्न से चल रही है मीन्स विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ चल रही है, तो ये कैसी होगी, गर्म, और इसके अपोजिट ठंडी, क्योंकि ये पोल्स से आ रही है। अब 45 डिग्री से 10 डिग्री की ओर चलने वाली, तो कौन अधिक है, 45 अधिक है, 10 कम है। तो 45 से अगर 10 की ओर चल रही है तो हमेशा ठंडी होगी, 10 से 45 की ओर चल रही है गर्म होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसमें केवल शब्दों का खेल है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। तो समुद्री धाराओं की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हो रही है, बेसिकली तो इक्वेटर से। ऐसी धाराओं को हम क्या कहते हैं, एंटी इक्वेटोरियल धाराएं, प्रतिविश्वतीय धाराएं। प्रतिविश्वतीय धाराएं कैसी होती हैं, हमेशा गर्म नेचर की होती हैं, वार्म करंट्स होती हैं, ठीक है। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड गर्म, हाई से लो लैटिट्यूड ठंडी धाराएं। और कौन सा फोर्स है पृथ्वी पर जो धाराओं को विषुवत रेखा पर जन्म दे रहा है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, कौन सा बताएंगे, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीपिटल के कारण तो घूम रहा था, लेकिन धाराएं कैसे उत्पन्न हो रही, अपोजिट बल के कारण। तो अपकेंद्रीय बल के कारण ये धाराएं जन्म ले रही हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के रोटेशन से जुड़ा ये कॉन्सेप्ट है, आपसे क्वेश्चन आएगा। अगला देखते हैं हम लोग। तो पहला कारण हमने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा रीजन क्या है, समुद्री जल के तापमान में अंतर। डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर है। तो समुद्री जल के तापमान में अंतर होता है। हम लोग फिर वही बात देख रहे हैं, इक्वेटर, पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमें मालूम है एनर्जी फ्लो है, ये ओशन करंट्स क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। समुद्री जल किधर से किधर बढ़ेगा, हमेशा टेम्परेचर, तापमान किधर से किधर बढ़ता है, हम लोगों ने पढ़ा रखा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो अब हाई टेम्परेचर किधर है, हमने बताया इक्वेटर पे। लो टेम्परेचर किधर होगा, पोल्स की तरफ। तो एक जो पानी है, गर्म पानी ठंडे पानी की ओर प्रवाहित होता है। वार्म वाटर फ्लोज टू कोल्ड वाटर। तो गर्म पानी ठंडे पानी की ओर फ्लो कर रहा है, तो हमें ये पता याद रखना है, ठीक है। तो एक कारण इक्वेटर से नॉर्थ की ओर चल रही है, ठीक। फिर दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, तीसरा कारण जल के घनत्व में अंतर, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जल के घनत्व में अंतर, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी का घनत्व हम देखते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर, लो डेंसिटी वाटर हाई डेंसिटी वाटर। मीन्स निम्न घनत्व का जल उच्च घनत्व वाले जल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए लो डेंसिटी वाटर, ताज़ा पानी कैसा होता है, कम घनत्व का, समुद्री जल अधिक घनत्व का। लेकिन विषुवत रेखा के पास क्या होता है, इक्वेटर के पास पानी, समुद्र के पास में जो इक्वेटर के पास का समुद्री जल है वो अन्य जल की तुलना में थोड़ा सा साफ होता है। साफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है विषुवत रेखा के आसपास, तो ताज़ा पानी क्या, बारिश का पानी समुद्रों में मिलता है, इसलिए वो क्या होता है, कम घनत्व का होगा। और जो दूर के, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हटते जा रहे हैं, यहाँ का पानी हाई डेंसिटी का होता जा रहा है, ठीक है। तो लो डेंसिटी वाटर हाई डेंसिटी वाटर की तरफ मूव कर रहा है। तो तीसरा कारण हो गया जल के घनत्व में अंतर। चौथा, पवनों की दिशा,
डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवनों की दिशा, तो जिधर हवा चल रही वो भी पानी को बहा के ले जाती है, तो पवनों की डायरेक्शन भी धाराओं के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला देख लें, पांचवा, महाद्वीपों का आकार, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीपों का आकार भी जलधाराओं को आगे बढ़ने में या उत्पन्न करने में मदद करता है। जैसे अगर हम देखें साउथ अमेरिका का कुछ इस तरह से मैप बनता है, अब यहाँ से इक्वेटर जा रही है, अब एंटी इक्वेटोरियल करंट यहाँ से शुरू हुई, अब तो इसका क्षेत्र क्या, अब अंदर तो जाएगा नहीं पानी, या तो इधर जाएगा कुछ और दूसरा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये महाद्वीपों का आकार भी। इसके अलावा एक फैक्टर और है, हम देख लेते हैं, सिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, कोरियालिस बल या फेरल्स लॉ। फेरल का नियम, कोरियालिस बल, हम लोग विंड के टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें मालूम है जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसमें जो भी पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो भी विंड है या स्ट्रीम्स हैं, समुद्री धाराएं हैं, करंट्स हैं, उत्तर में ये अपने राइट साइड और दक्षिण में अपने लेफ्ट साइड मुड़ती हैं। फेरल का नियम क्या कहता है कि जो भी करंट है नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड और साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये सभी चीज़ फैक्टर मिलकर ओशन करंट्स को जन्म देते हैं। हमने कहा सबसे पहला देखा था रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, वाटर के टेम्परेचर में डिफरेंस, समुद्री जल के तापमान में अंतर, हाई टेम्परेचर का वाटर लो टेम्परेचर की ओर बढ़ता है, जल के घनत्व में अंतर, लो डेंसिटी वाटर हाई डेंसिटी वाटर की तरफ बढ़ता है, पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, जिधर हवा चल रही है पानी को बहा कर ले जाता है, महाद्वीपों का आकार, शेप कॉन्टिनेंट है का आकार है, और कोरियालिस बल, फेरल्स लॉ, यह उत्तर में दाहिनी तरफ। देखिए कोरियालिस बल और फेरल्स का लॉ मिलके अगर हम ओशन करंट्स को मैप में देखेंगे तो कोई भी जो ओशन करंट्स हैं ये अपना एक सर्कल पूरा करती है, ठीक है, एक सर्कुलर, ऊपर राइट साइड और नीचे किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। इन चीज़ों को, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर हम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। अगर आपको फैक्चुअल या बिहाइंड पेज है तो कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इनके कॉन्सेप्ट्स पे सही हो जाते हैं। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सीधे ओशन करंट्स याद करना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मैंने बहुत सारे कोई देखिए ट्रिक पे है, कोई बगुला केला पता नहीं कैसे कैसे ट्रिक बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ट्रिकें बहुत अधिक काम करती हैं जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए अब इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो समुद्री धाराएं हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके ओशंस को देखेंगे, कौन से महासागर में कैसी धाराएं हैं, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, उनके नाम क्या हैं। लेकिन पहले हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर हम मैप पे थोड़ा प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, बस आपको क्या काम करना है कि मैप उठाना है, उन नाम को देखना है, अपने हाइलाइटर को एटलस उठाना है, हाईलाइट करना, उस चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि जो भी ओशन करंट्स के नाम हैं वास्तव में वो प्लेसेस के नाम हैं। जिस जगह पे जो धाराएं हैं, या तो वो देश है, यहाँ पर कोई पर्वत है, ऐसे नाम पे कॉन्सेप्ट बन जाता है। चलिए एक एक देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और, धाराओं को करने से पहले एक हम लोग और चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिश बैंक। मत्स्य बैंक। अब बैंक मीन्स रुपया जमा करने वाला नहीं, यहाँ पर मछलियाँ जमा होती हैं। क्यों मछलियाँ जमा होती हैं? मत्स्य बैंक। तो पहला क्वेश्चन है फिश बैंक। फिश बैंक मीन्स समुद्र का वह क्षेत्र जहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ के उनके फीडिंग के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनके प्रजनन के लिए और उनके न्यूट्रिशन पोषण खाने का इंतज़ाम होता है। और ये नेचर ही करती है। देखिए कैसे, देखिए जहाँ पर एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं, तो उस क्षेत्र में
जहाँ पर मिलती हैं। कहीं भी एक ठंडी जलधारा, गर्म जल, अब ठंडा और गर्म एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, कोहरा जैसा छा जाएगा, पानी भी है, वाष्प भी है, कोहरा वाला वातावरण हो जाए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में फाइटोप्लैंक्टन्स, हिंदी में भी ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स लिखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये एक प्रकार के एल्गी हैं, शैवाल होते हैं, पौधे ही हैं जो बहुत छोटे छोटे काई टाइप के। तो ये क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जन्म लेते हैं इस वातावरण में जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराओं का। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी वनस्पति वहाँ उत्पन्न होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स नाम की। और ये मछलियों का भोजन है, इनको मछलियाँ बहुत पसंद करती हैं खाना, और इस कारण से इन क्षेत्रों में मछलियाँ बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती हैं। जब मछलियाँ आएंगी खाएंगी तो बड़ी होंगी, मोटी होंगी, और मोटी मोटी मछलियों को कौन खा जाता है, हम जैसे लोग। मैं नहीं खाता, ठीक है, जो खाते हैं वो लोग, तो मछलियों को। और इस तरह से अब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बैंक के नाम से, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा जॉर्जिस बैंक, जॉर्जिस बैंक, तो जॉर्जिस बैंक हमें याद रखना है कहाँ पे है, कनाडा में, न्यू फाउंडलैंड के पास। कहाँ पे, कनाडा, न्यू फाउंडलैंड के पास है जॉर्जिस बैंक। यहाँ पर क्या, और दूसरा ग्रैंड बैंक, ये भी कनाडा में ही है, जॉर्जिस बैंक एंड ग्रैंड बैंक, ये कनाडा में है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि बैंक में पैसे का लेन देन, ये मछलियों के बहुत बड़े सेंटर हैं। हाँ, तीसरी बात, कौन से महासागर में बनते हैं ये, तो अटलांटिक ओशन। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चंस रहे, अटलांटिक ओशन में ग्रैंड बैंक, जॉर्जिस बैंक बन रहे हैं। अब दूसरी बात हमें याद रखना है कि कौन सी धाराओं के मिलने से, हमने क्या कहा था, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। तो ग्रैंड बैंक और जॉर्जिस बैंक का जो निर्माण होता है, इसमें जो गर्म जलधारा है, वार्म करंट है, गर्म जलधारा, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और इसमें एक ठंडी धारा मिलनी चाहिए, तभी मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। वो ठंडी धारा क्या है, लैब्राडोर। लैब्राडोर की धारा। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी है, गर्म है, हमें अभी देखना आगे। लैब्राडोर की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। इन धाराओं के मिलने से कुछ ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं जहाँ पर इस तरह के बैंक्स बन जाते हैं बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जापान में भी एक बैंक बनता है, जापान सागर में, जापान में उसके सागर के नाम पर जापान सागर बैंक, फिश बैंक है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, जापान में कौन सी धाराओं के मिलने से एक फिश बैंक का निर्माण होता है। तो ये जापान में कौन से महासागर में जापान है, तो पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में जापान हमारा स्थित है। तो मीन्स ये धाराएं कौन से सागर की होंगी, प्रशांत महासागर की। तो इसमें जो हमारी गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा कौन सी होगी हमारी, क्यूरोशियो। और ठंडी जलधारा आयुष्यो। ये कैसी है, ठंडी। तो एक ठंडी धारा और एक गर्म जलधारा जहाँ भी मिलती हैं, बहुत कोहरे वाला मौसम बनता है, फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं। और आपको पता है ऐसे क्षेत्रों में फाइटोप्लैंक्टन्स को मछलियाँ खाती हैं। और विश्व की 70% से अधिक मछलियाँ कौन से महासागर में मतलब पकड़ी जाती हैं, तो पैसिफिक, ठीक है। तो इसीलिए चीन, जापान, ये मछलियों के पालन में क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, अग्रणी देश है। जापान सबसे बड़ा है, चाइना है, भारत है, भारत सेकंड है,
इंटरनल आउट वाला मिला के, हाँ। तो ये इस तरह से, तो फिश बैंक, तो ग्रेट बैंक, जॉर्जेस बैंक आपका जापान में है, हाँ। तो चलिए, तो हम लोगों ने ये देखे कुछ फिश बैंक्स, तो मछलियों के बैंक है, मछलियों की कैसी परिस्थिति में होती है, कौन सी धाराओं पे, एक ठंडी हो एक गर्म हो, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से ओशंस में है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन करंट्स, लेकिन हमें मालूम है अटलांटिक महासागर, पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अटलांटिक महासागर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत, प्रशांत के बाद अटलांटिक ओशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, इसका आकार शेप कैसा है, तो इंग्लिश के कैपिटल एस की तरह, अगर हम मैप में देखेंगे तो इंग्लिश के कैपिटल एस की तरह इसका शेप है, ठीक है। और कौन से महासागर में सबसे अधिक रिज, जिसको हिंदी में कटक, कटक का अगर हम, ये कौन से महासागर में कटक सबसे अधिक है, सबसे अधिक रिज है, रिज का मतलब, कटक का मतलब समुद्र के अंदर की पर्वत चोटियाँ, मीन्स जितने पृथ्वी पर हम माउंटेन्स देखते हैं, इंडीज, रॉकी, हिमालय, अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटे हैं पृथ्वी के हिसाब से। सबसे बड़े पर्वत कहाँ हैं, समुद्रों के अंदर भी हैं। जब लावा जमा, इरोजन, एक्सप्लोजन हुआ, लावा फटता है तो पानी के अंदर भी जमता रहता है, ये धीरे धीरे ठंडा होकर। तो कौन से महासागर में सबसे अधिक रिज हैं, कटक हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, अटलांटिक ओशन में। कौन से महासागर का आकार ऐसे है, तो अटलांटिक ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट अटलांटिक। तीसरा, सबसे व्यस्त महासागर, बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, व्यापार की दृष्टि से, किसके, व्यापार। और अटलांटिक महासागर कौन से कॉन्टिनेंट के व्यापार को, वैसे तो 4 देखा जाए, बेसिकली इसका नॉर्थ अमेरिका, एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को ये कनेक्ट करता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, ये अगर हम अटलांटिक महासागर को देखें तो ये क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। अभी कुछ लोग चीज़ें बात करें, चलिए देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर की महासागर के ये क्वेश्चंस हैं, तो हमें इनको पॉइंट्स बना के हमेशा याद रखना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो अटलांटिक महासागर हमारा 2 पार्ट्स में, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, अगर हम लोग देखिए मैप में थोड़ा सा देखने का प्रयास करता हूं मैं अटलांटिक महासागर की धाराएं, तो अगर देखा जाए चलिए मैं पूरा ना बना के इधर सिंबॉलिक बना लेते हैं। ये हमारा यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
और ये हमारा अफ्रीका, और हम लोग एक सिंबॉलिक रूप में ये हमारी 0 डिग्री की लाइन ऑफ इक्वेटर विषुवत रेखा है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो भी धाराएं हमारी उत्पन्न होती हैं कहाँ से उत्पन्न हो रही होंगी, इक्वेटर के आसपास, और वो धाराएं कैसी होंगी, एंटी इक्वेटोरियल करंट। कुछ धाराएं यहाँ से, क्योंकि पृथ्वी हमारी अभी हमने कहा पश्चिम से पूर्व, तो धारा किधर से होगी, पूर्व से पश्चिम, किसके पास से, विषुवत रेखा के आसपास। अब हमने कहा ऊपर में जो भी रोटेशन कैसे होगा, राइट, और नीचे कैसे होगा, लेफ्ट। कोरियालिस बल है, फेरल का नियम है। दूसरा, विषुवत रेखा के आसपास पानी गर्म है तो ये ठंडे पानी की ओर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। महाद्वीपों का आकार, पवनों की दिशा, सब मिलकर। अब ये धाराएं यहाँ से चलती हैं। हम सबसे पहले नॉर्थ को पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी अटलांटिक। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी धारा, प्रतिविषुवतीय धारा। इंग्लिश में एंटी इक्वेटोरियल करंट। इसका नेचर कैसा होगा, गर्म या ठंडा, तो विषुवत रेखा के पास है, बिना किसी हिचक के हम क्या बताएंगे, गर्म है। ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा होगी। एंटी इक्वेटोरियल कहीं भी होगी तो वो कैसी होगी, गर्म। जैसे ही यहाँ पे आती है तो ये जल धारा, देखिए लोकल नेम, एक ऐसे बटेगी, यहाँ पर एक क्षेत्र है और एक 3, ठीक है। हम देखेंगे नाम कैसे हैं। यहाँ पर जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर समुद्र में डूबे हुए पर्वत श्रेणियाँ हैं समुद्र में, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटिलीज। तो उसी के नाम पर वहाँ के क्या नाम रख दिया जाता है, एंटिलीज धारा। बगल में अमेरिका का एक फ्लोरिडा प्रांत है, तो उसका नाम फ्लोरिडा धारा। और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो ये अमेरिका के आसपास एंटिलीज धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम। और यहीं पर एक कैरेबियन सागर भी है, तो आपको एग्जाम में कभी कभी ये भी नाम आ जाता है, कैरेबियन धारा, कैरेबियन करंट। अब ये सभी आसपास हैं, कौन से, नॉर्थ अटलांटिक में, लेकिन सभी कैसी होंगी, गर्म है। तो चारों क्या, क्योंकि गर्म जगह से निकल रही है, गर्म है। फिर हम लोग देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम से देखिए दो क्वेश्चंस हमें बिल्कुल याद रखें। गल्फ स्ट्रीम धारा सबसे तेज समुद्री धारा, फास्टेस्ट स्ट्रीम है, करंट है ये हमारी, तो सबसे तेज गति से चलने वाली गल्फ स्ट्रीम। दूसरा, यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। कौन सी जलधारा को हम यूरोप का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। कंबल क्यों, कंबल क्या काम करता है, गर्म रखने का काम। देखिए होता क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ से चलते चलते, क्योंकि किधर घूमेगी, हमने कहा राइट, ये राइट करिए, अपने राइट साइड घूमते ये कहाँ पहुँच जाती है, यूरोप। यहाँ पर ग्रीनलैंड है हमारा, आइसलैंड है, और ये रूस वगैरह इधर पहुँच जाएंगे, नॉर्वे वगैरह, बहुत सारे देश है, स्कैंडिनेविया कंट्री है यहाँ पे। तो ये धारा कई क्षेत्रों में रीजनल बन जाती है, छोटी छोटी। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो ये यूरोप हो जाता है। अब उत्तरी यूरोप बिल्कुल लगभग पोल्स के 66.5 डिग्री के 65 के ऊपर है, 66.5, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहती है नॉर्थ यूरोप में। तो ये क्या करती है धाराएं, यहाँ का समुद्र जमा है, कई किलोमीटर चौड़ी गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप पहुँचती है। तो यूरोप में क्या है, इस धारा के कारण समुद्र की जल जो है जमा होता है वो पिघलने लगता है, और यूरोप को गर्म रखने का काम कौन करती है, कौन सी समुद्री जल था, गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसलिए इसे यूरोप का हम कंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे लोकल नेम है, कुछ देख लेते हैं। ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के ईस्ट में है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। कैसी धारा है, गर्म। इरमिंगर धारा, इरमिंगर करंट, ये हमारी आयरलैंड के पास होती है, सॉरी आइसलैंड के ईस्ट में, आइसलैंड रेजविक कैपिटल है इसकी। इरमिंगर धारा ये भी कैसी होगी, गर्म। नॉर्वेजियन धारा,
नॉर्वे के नाम पर है, नॉर्वेजियन धारा। ये भी कैसी होगी, गर्म। ठीक है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में पूछ चुका है, मुमुस्क, नाम ही है मुमुस्क करंट, ये कौन से देश में, रूस में। कैसी है, गर्म। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, रूस के बंदरगाहों को खोलने में कौन सी समुद्री जलधारा मदद करती है, हम क्या बताएंगे, मुमुस्क। कौन से देश में, गर्म। जब ये थोड़ा लौटती है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ फ्रांस वगैरह स्पेन के आसपास, तो इसको हम लोग कहते हैं रेनिल धारा। ये कैसी है, गर्म। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो भी धाराएं अभी तक हमने देखी है सारी गर्म है, और हमें याद रखनी है। इसका मतलब हमें इस पार्ट में गर्म तो ऑलमोस्ट है, ठंडी दो धाराएं भी मिलती हैं। एक कौन सी है, ये वाली, नॉर्थ से आती, तो इसको हम लोग कहते हैं लैब्राडोर की धारा, ठंडी धारा, लैब्राडोर की ठंडी धारा। दूसरी कनारी धारा, कनारी, ये भी कैसी है धारा, ठंडी धारा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन किस देश में है कनारी, कनारी एक आइलैंड है, ये फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस में। कौन से कॉन्टिनेंट का आइलैंड है, लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस जगह एक छोटा सा आइलैंड है कनारी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, इसमें से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये चारों तो हमें अक्सर ये एग्ज़ाम में दिखेगी, ये एग्ज़ाम में दिखेगी, इसके अलावा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पूछी नहीं जा सकती, मैं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं। इसके अलावा दोनों ठंडी धाराएँ, दोनों ठंडी धाराएँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इसको इसी जगह विराम करते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। इसका अगला पार्ट मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, आया हुआ होगा। नहीं समझ में आया है तो हमारे डिस्कशन ग्रुप पर और या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट पे कमेंट करिए और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।